Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 51 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में पार्ट 1 जो है एनालिटिकल पैराग्राफ का, उसमें ये डिस्कस किया था कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फिर हम आज के जो वीडियो है, ठीक है, ये आज की जो लेक्चर है, इसमें आप क्या करवाने चाह रही हो। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, आज के इस वीडियो में हम पहले तो 3 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। तो फिर और भी ज़्यादा आप क्या हो जाएगा, शार्प हो जाओगे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी, ठीक है, जिसे अगर आप फॉलो करते हो एग्जाम 05 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा फॉर्मेट को। कल भी बताया था, आज फिर से जो है रिवाइंड कर देती हूँ। फॉर्मेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। जो भी आपके सामने, चाहे वो बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ के, ठीक है, उसमें से आप जो है लाइनें निकाल के क्या बनाओगे, इंट्रोडक्शन। कैसे बनाओगे, जैसे कि द गिवन पैराग्राफ इज अबाउट, ठीक है, द गिवन पाई चार्ट इज अबाउट, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिख दोगे, ठीक है। फिर आ जाता है बॉडी। बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी आपको डाटा में, चाहे ग्राफ में, पाई चार्ट में, उन सबको आप डीपली स्टडी करना और उसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर आपने सेटल डाउन कर देना है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर ध्यान से समझिएगा। फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने कल भी बताया था कि बच्चे आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं ऐड होगा। जो भी चीज़ें आप, जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, जो गिवन आपका बार ग्राफ है, चाहे पाई चार्ट है, ठीक है, कुछ भी है इंफॉर्मेशन जो गिवन है, उसको देखकर आप क्या कंक्लूड करते हो, यू आर सपोज टू राइट दैट ओनली। आप ऐसा मत करना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिखना शुरू कर देना। आई होप कि आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अब ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि मैम बॉडी जो है उसमें हम क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, एंडिंग वाली लाइंस भी हम लिख लेते हैं, बट बॉडी में हमने लिखना क्या है। तो याद रखना, ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो आपका बॉडी है, ठीक है, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आप द बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ है, वही तो मेन चीज़ है ना, वही तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज़ एनालाइज करी है, ठीक है। तभी तो आप ना एग्जामिनर को ये बता पाओगे हाँ मुझे कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ को अब सब पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना, डायग्राम है, ठीक है, या फिर ग्राफ है, उसको डिटेल में कोई भी पॉइंट ना आप मिस मत करना, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगे कि कहीं पे हाईलाइट कर सकता हूँ मैं कोई चीज़ें, या यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है, तो उस चीज़ को ज़रूर आप लिखना, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आपने डीपली स्टडी करा है ग्राफ या डायग्राम को। आई होप इट इज क्लियर। फिर देखो, जब भी आप, ठीक है, नंबर या फिगर जो है उसे मेंशन करो तो उसकी एक्यूरेसी बना के रखना। मतलब क्या, जो एज इट इज नंबर या फिगर लिखा हुआ है ना उसी को लिखना, अपना कोई भी दिमाग यहाँ पर मत लगा लेना। आई होप इट इज क्लियर। फिर एक चीज क्या कहता है, सेंटेंस जो होगा, ठीक है, वो रैशनली फ्रेम्ड होगा और कनेक्टेड। मतलब क्या, एक सेंटेंस जो है दूसरे से रिलेट कर रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये तो हो गया आपको बॉडी में, ठीक है, कि एनालिटिकल पैराग्राफ के बॉडी में आपने किस तरीके से चीजें लिखनी है, ठीक है। अब मोस्ट अवेटेड मूवमेंट जो है वो ये है क्या, कि इंपॉर्टेंट टिप्स बता दीजिए मैम, जिससे हमारे जो एग्जाम है उसमें 0.25 जो मार्क्स हैं वो भी ना कटे। तो ध्यान से इसे देखते जाइएगा। बच्चा पार्टी, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे होगे 2 से 3 मिनट यार इसको जरूर दे देना और केयरफुली जो है इस जो डायग्राम होगा, जो भी बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, उसे ध्यान से देखना, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करना। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जो सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर बनाना। मतलब स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बना लेना, ज़्यादा आपने डिफिकल्ट जो सेंटेंसेस है वो नहीं बनाने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, क्लैरिटी आती रहती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, जो फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट और जो डाटा होगा वो सेम होगा। अभी भी मैं बताकर हटी हूँ, ठीक है, कि कोई चीज़ अगर वहाँ पे कोई डाटा दिया गया है तो जब आप उसको पैराग्राफ में लिख रहे हो ना तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर देना, ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, कंटेंट और स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसको लॉजिकली, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, कोहेरेंस वाइज ही आपने अरेंज करना है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि स्टेप बाय स्टेप ही आपने यहाँ पर प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो 2001, 2, 3, 4 इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो कभी आप 2001 का लिखना शुरू कर दो, फिर 2010 का लिखना शुरू कर दो, फिर 2005 का लिखना शुरू कर दो। ऐसा मत करना। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आप प्रॉपर लॉजिक से और सीक्वेंस वाइज ही आगे बढ़ते जाना। आई होप इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है, आपने फंक्शनल लैंग्वेज जो है यूज करना है जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो, ठीक है, एम्फेसिस दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो। अब आपके दिल में आएगा कि मैम ऐसी लैंग्वेज हमें कहाँ से मिलेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ बैठी हूँ। अब बस आप वीडियो को देखते जाओ, हर चीज का सोल्यूशन आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फंक्शनल लैंग्वेज पे आपको क्वेश्चन आया है ना, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि किस तरीके की वर्डिंग आपने यूज करनी है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते टाइम। अब ध्यान से देखो, सिक्स्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, ग्रामर की भाई मिस्टेक्स जो है ना उसको अवॉइड करना, ठीक है, स्पेलिंग के मिस्टेक को भी अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे मोस्टली यहाँ पे गलतियां करते हैं, ठीक है, कभी भी, ठीक है ना, आप सेम वर्ड को ना एक सिंगल लाइन में रिपीट मत कर देना। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में एक ही वर्ड आप बार बार रिपीट कर रहे हो। वैसे तो मैं कहूँगी कि जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड है ना वो तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक है, अपनी थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको वोकैबुलरी भी दे दूंगी जिसकी हेल्प से आप एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिख पाओगे। चलिए अब ध्यान से समझते जाइए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वोकैबुलरी कि किस तरीके से आप यूज करोगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल लैंग्वेज के किस तरीके से आप जब कंपैरिजन कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो, एम्फेसिस दे रहे हो, ठीक है, या किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई चीज को हाईलाइट करना चाहते हो तो कौन से वोकैबुलरी, किस तरीके लैंग्वेज होनी चाहिए, वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो अब ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, इसको समझ भी लो बच्चे, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट लेना, पहले समझने पे ध्यान दो, ठीक है। क्या कहता है, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो ग्रोथ को, ठीक है, आपको पता है कोई भी ग्राफ है इस तरीके से जाएगा, या कोई पाई चार्ट है उसमें इस तरीके के इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो उसी चीज के लिए कहा गया है जब आप ग्रोथ को डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो आप वर्ड या फ्रेज जो है इस तरीके के यूज कर सकते हो। देखो, रैपिडली ग्रोथ है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पीक्ड हो गया, स्ट्राइकिंग इंक्रीज है, फिर डिक्लाइन हो गया, स्टार्टिंग टू फॉल हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, स्लाइटली हो गया। देखो इतने सारे डिफरेंट वर्ड्स जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बताओ, इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड जब आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज करोगे तो यार एग्जामिनर का दिमाग थोड़ी ना खराब है जो आपके नंबर काट लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो जो 9th पॉइंट है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब आप क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे होगे, ठीक है, तो क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे वर्ड और फ्रेज किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे 1/3 हो गया, नियरली 1/4 हो गया, मेजॉरिटी हो गया, एवरेज हो गया, ट्वाइस एज मच हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू, द हाईएस्ट, द लो, अप्रोक्सीमेटली, इस तरीके के आप डिफरेंट वर्ड जो यूज करना, तो आपकी जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना बच्चा पार्टी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10th और 11 पॉइंट ये भी अच्छे से पहले समझ लो, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। पहले समझो बच्चा पार्टी क्या बता रही हूं मैं, हैशटैग बच्चा पार्टी की पहले समझो। ध्यान से देखो बेटा, क्या कहते हैं, जब आप क्या कर रहे हो, कंट्रास्ट दिखा रहे हो, रिलेशनशिप दिखा रहे हो, ठीक है, जैसे आप कंपैरिजन करना शुरू करते हो, कंट्रास्ट करना शुरू कर देते हो, तो किस तरीके के आपने वर्ड और फ्रेज यूज करने हैं, जैसे सिमिलरली हो गया, इन कंट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, ठीक है, हाउएवर, वेयर एज अपोज टू, व्हाइल, इस तरीके के वर्ड आप यूज करोगे तो बताओ कैसे नहीं आएंगे आपके नंबर। बहुत ही आराम से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे बेटा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। 11th पॉइंट देख लो, जब आप लिख रहे हो कंक्लूजन तो आप यहाँ पे किस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो ओवरऑल, ठीक है, उसके बाद इन ऑल, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, देयरफॉर, टू कंक्लूड, इस तरीके के वर्ड आप यूज करो और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ 110% है कि करेक्ट हो जाएगा।
देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं एक रिकैप दूं तो मैंने अभी तक क्या बताया, 2 से 3 मिनट लगाना, ठीक है, और जो भी आपके पास ग्राफ होगा, डाटा दिया होगा, उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद सिंपल सिंपल जो है सेंटेंसेस लिखना, ठीक है। हर चीज़ को लॉजिकली सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप आप अरेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड जो है वो मत करना, ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, बाकी कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम जो है एग्जाम्पल जो है आपके सामने लेकर आते हैं। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी और फिर बताऊंगी किस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या कहता है, द गिवन बार ग्राफ। हमारे पास बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट बाय मैन एंड वुमेन। एक जो ग्राफ है वो मैन का है, दूसरा किसका है, वुमेन का है। और क्या बता रहा है कि किस तरीके से जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो डेली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और कितने महीने का हमें डाटा दिया जा रहा है, 3 महीने का डाटा दिया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये देखो, प्रोडक्ट यूज्ड बाय मेन, ठीक है। तो जून में, जुलाई में, अगस्त में, और जो वुमेन का भी है जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन से हैं, फेस वॉश है, टोनर है, सनस्क्रीन है, ठीक है। फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन। अब आप पूछोगे मैम लिखना कैसे, याद रखना, सबसे पहले ना आप जो प्रोडक्ट है उसको ले चलो। जैसे ये है फेस वॉश, ठीक है, फेस वॉश है, फेस वॉश के लिए आप लिख दो ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आप टोनर पे चलो, टोनर का ये देखो इस तरीके से है, ठीक है। फिर आप सनस्क्रीन पे चलो, मतलब पहले आप मेन का लिख दो इस तरीके से, फिर आप फीमेल्स पे आ जाओ, ठीक है। फीमेल्स में सबसे ज्यादा क्या चीज यूज करी जा रही है, टोनर यूज करी जा रही है, तो पहले या तो वो लिख लो, ठीक है। या सीक्वेंस वाइज चलना है तो फेस वॉश का बना लो, ठीक है। उसके बाद किसका बना लो आप, टोनर का, और फिर जो आपका सनस्क्रीन है उसका बना लो, ठीक है। उसके बाद एंड पे बस कंपेयर कर दो, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अभी आपको सोल्यूशन दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द गिवन बार ग्राफ शो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय मैन एंड वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। यहीं से मिल गई कि नहीं मिल गई बताओ, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगी। चलो अब बीच का जो बॉडी है वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने भी लिखा है द गिवन बार ग्राफ, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने 3 मंथ लिख दिया, ठीक है। और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो यूज करे जा रहे हैं, मैंने लिख दिया फेस वॉश है जी, टोनर है और सनस्क्रीन है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो क्या कहता है, द बार ग्राफ है, ठीक है, ऑफ मैन, ठीक है। जो मैन वाला बार ग्राफ है ये वाला, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मोस्ट यूज प्रोडक्ट बाय मैन क्या है, फेस वॉश है, ठीक है। जून के महीने में 33 टाइम्स जो है फेस वॉश यूज किया गया है, जुलाई में 30 बार है, ठीक है। और अगस्त में कितना है, 35 टाइम्स जो है वो क्या यूज किया गया है, फेस वॉश यूज किया गया है बाय मैन। फिर हम आ गए टोनर पे, ठीक है। टोनर जो है 27 टाइम्स है किसमें, जून में, 20 टाइम है जुलाई में, और 33 टाइम है किसमें, आपका अगस्त में। आई होप इट इज क्लियर। फिर आ जाओ सनस्क्रीन पे। सनस्क्रीन 29 टाइम्स है आपका जून में, 25 टाइम्स है जुलाई में, और 32 टाइम्स है किसमें, अगस्त में। यही चीज़ मैंने यहाँ पर अभी आपको बताई थी, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर सीक्वेंस वाइज लिख दिया। बताओ है कुछ मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो वुमेन के लिए जो बार ग्राफ है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है वुमेन के द्वारा, सनस्क्रीन यूज़ किया जाता है, ये हमने लिख दिया। चलो अब आ जाते हैं कि जून के महीने में फेस वॉश जो है कितने बार यूज़ हुआ, 25 टाइम्स, ठीक है। जुलाई में कितने बार हुआ, 22 टाइम्स। अगस्त में कितने बार हुआ, 24 टाइम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टोनर पे। टोनर के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। फिर आगे हम सनस्क्रीन के बारे में, उसका यूज भी हमने बता दिया। आई होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से देखो क्या कहता है कि जो फेस वॉश यूज्ड बाय मेन है, ठीक है, फेस वॉश जो बंदे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो अराइज हुआ कब, इन द मंथ ऑफ अगस्त। उसके बाद कहाँ पहुंच गया, अपने पीक पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जो सनस्क्रीन है जो कौन यूज कर रही है, फीमेल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो मंथ ऑफ अगस्त में, ठीक है, कहाँ पर,
अपने पीक पे पहुंच जाता है। और कितनी बार यूज हुआ है? 35 टाइम्स यूज हुआ है। बताओ, है कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी तो मुश्किल नहीं है ना बच्चा पार्टी। देखो बेटा, ये रहा आपके सामने 2 ग्राफ, ठीक है। बस इसके बारे में जो चीजें मैंने देखी वो मैंने लिख दी, फिर मैंने इन दोनों का कंक्लूजन निकाल दिया। अब बताओ, मैंने कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो आपने भी नहीं देना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से समझना। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, क्या कहता है? द गिवन डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ है जो दिया जा रहा है किसके बारे में? कि जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो 2 गेम है, एक है वॉलीबॉल और एक है बास्केटबॉल, ठीक है। और 6 सालों में, ये देखो 6 सालों की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि बच्चे जो है कभी वॉलीबॉल प्रेफर कर रहे हैं और कभी बास्केटबॉल प्रेफर कर रहे हैं। तो इसके बारे में ही हमने लिखना है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, सबसे पहले किसके बारे में लिखा है? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल को ले लो, ठीक है, वॉलीबॉल की डिस्क्रिप्शन देते जाओ, फिर आ जाओ बास्केटबॉल की डिस्क्रिप्शन देते जाओ। बस यही चीज करना होता है, ठीक है। कब वो अपने पीक पे चला गया, कब डिक्लाइन हो रहा है, कब ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, कब सीधे ही डिक्लाइन हो गया, इस तरीके की चीजें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो आप यहाँ से लाइनें उठा ही लोगे, ठीक है ना जी। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो ये देखो, इंट्रोडक्शन वाली लाइन जो है मैंने एज इट इज जो है कॉपी कर ली। कहाँ से? क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड कर दी सिर्फ, कि कौन से 6 सालों की बात करी जा रही है यहाँ पे, 2014 से लेके 2019 तक यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, द ग्राफ शो दैट हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वॉलीबॉल इज इन 2016। मैंने क्या बता दिया? सबसे ज्यादा जो वॉलीबॉल में बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कौन से साल में है? 2016 में है, ठीक है। वेयर एज 2019 में क्या है? लेस नंबर में चला गया ये, ठीक है। फिर इसका हाइक आया अगेन किसमें? 2018 में, ठीक है। और फिर आगे क्या है? बास्केटबॉल के बारे में बता देते हैं हम, ठीक है। और बास्केटबॉल में क्या बताया जा रहा है कि 14 में, 17 में और 18 में सेम नंबर रहा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? अचानक से उसमें हाइक आई। कौन से साल में आई? 2016 में हाइक आई, ठीक है। फिर वो डिक्लाइन में चली गई 2019 में, फिर 2015 में इक्वल पे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अप डाउन जो है उसे आपने लिखना है। उसके बाद देखो क्या कहा जाता है, वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व करा? जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस रिलेटेड टू वॉलीबॉल जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि 200 जो चिल्ड्रन हैं इंटरेस्टेड हैं वॉलीबॉल खेलने में 2014 में, ठीक है। 2015 में ये कितने हो गए? 300 हो गए, ठीक है। उसके बाद 2016 में इनकी हाइक आ गई और 450 बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये डिक्लाइन होने लगे और 2017 में क्या है? 250 पे रह गए, ठीक है। फिर अगेन इसमें हाइक आता है कितने का? 400 का, किसमें? 2018 में। फिर आगे क्या कहता है? सबसे कम जो है वो कब है? 2019 में, जब बच्चे की जो काउंटिंग है वो कितनी हो गई? 150 ही रहेगी। किसके बारे में बताया जा रहा है? वॉलीबॉल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम बास्केटबॉल में, ठीक है। तो बास्केटबॉल क्या कहता है कि 2014 में, ठीक है, बास्केटबॉल को प्रेफर किया गया, ठीक है। लेकिन क्या कहता है? इसका डिक्लाइन आ गया 2015 में, ठीक है। उसके बाद ये जो है 400 तक पहुंच गया 2016 में, ठीक है। और 17-18 तक सेम रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हमने देखी वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? जो बास्केटबॉल है ना वो ज़्यादा प्रेफर करी जाती है एज कंपैरिजन टू वॉलीबॉल इन प्लेइंग। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। इसमें मैं आपको जो ग्राफ है या जो भी हमें डाटा दिया जाएगा उसे समझाऊंगी, लिखोगे आप खुद ही। मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ध्यान से देखो, हमें क्या बताया जा रहा है? जो गिवन लाइन ग्राफ है, ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। कहाँ की इंफॉर्मेशन है? न्यूजीलैंड की इंफॉर्मेशन है। कब से कब तक लेकर है? इससे लेकर इस तक है। मतलब क्या? 200 साल के बारे में बताया जा रहा है। और इसको देखकर ही हमने क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ
यहाँ तक 200 साल की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, बर्थ रेट है और डेथ रेट है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ, ठीक है, तो ये देखो बर्थ रेट जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन गया, फिर इंक्रीज हो गया, उसके बाद ग्रेजुअली वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। आइडिया मिल गया ना, इंक्रीज कर रहा है, पीक पे पहुंच गया और फिर डिक्लाइन करना शुरू कर गया, ठीक है। अब डेथ रेट देखो, डेथ रेट जो है यहाँ तक, ठीक है, वो धीरे धीरे कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी कांस्टेंट हो रहा है, कभी इंक्रीज, फिर अचानक से यहाँ तक में क्या है, ग्रेजुअली जो है ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और अपने पीक पे कब पहुंच रहा है, यहाँ पे देखो पीक पे पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट चल रहा है, थोड़ा अप डाउन होता जा रहा है। आई होप कि आपको समझ तो आ गया ना कि किस तरीके से आपने लिखना है। आपने बर्थ रेट को ले लो पहले या डेथ रेट को ले लो, उसके बाद इसको लिखना शुरू कर दो, फिर दोनों का कंपैरिजन कर दो, बस इसके सिवाय क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अभी मैं आपको आंसर भी दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर फटाफट हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये देखो इंट्रोडक्शन तो हमने एज इट इज जो है क्वेश्चन पेपर की हेल्प से, ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से लगा लिया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, बिटवीन इससे इतने, बर्थ रेट से हमने स्टार्ट कर दिया, हायर था, ठीक है, डेथ रेट से, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया कि इतना जो है, ठीक है, बर्थ रेट था इसमें, फिर ये जो है इंक्रीज करना शुरू कर गया ग्रेजुअली, फिर मैंने अभी बताया था पीक पे पहुंच गया इतने में, ठीक है ना। उसके बाद फ्रैक्चुलेशन आ गई, फिर इस तरीके से, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है, इतने में जाके डिक्लाइन हो गया, यही चीज मैंने आपको बताई थी ना। उसके बाद अब हम इन कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं क्या, डेथ रेट का। डेथ रेट जो है देखो इतना था 1901 में, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस लेवल तक वो पहुंच गया। आई होप इट इज क्लियर। फिर देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या लिखा कि जो ग्राफ है, ठीक है, वो बता रहा है कि स्लाइटली जो है डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया इतने में आके, ठीक है ना। और ह्यूज गैप है किसमें, बर्थ रेट और डेथ रेट में, इन दोनों का, ठीक है। मतलब ये 200 साल जो है ना, ठीक है, ये 200 सालों में बर्थ रेट और डेथ रेट में ना बहुत ज़्यादा गैप है। आई होप कि क्लियर हो गया। अब देखिए हमने कंक्लूजन निकाल दिया और कंक्लूजन में हमने क्या बताया कि जो गैप है ना वो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द लेटर ईयर, और ओवरऑल हम क्या बता रहे हैं, डेथ रेट विल बी रिजर्व एंड विल बी मोर देन बर्थ रेट। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ है कुछ भी मुश्किल, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, देखो यहाँ पे मैंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया क्या है नहीं है, मैं क्या सोचती हूँ, कैसा हो रहा है, ये कुछ नहीं करना है। आपने चीज़ों को देखना है और उसको सिंपल सेंटेंसेस में लिखना शुरू कर देना है। आई होप कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। हमेशा की तरह एक बात आज भी कहूंगी, अगर लगे ना कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ से तुमने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।